हेलो क्लास 10th। अब आ गए हम अपने न्यू टॉपिक पे, विच वन इज़ 1815 के बाद 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे जो नया मध्यम वर्ग है वो पनप रहा था, वो एक नया श्रमिक जो वर्ग है उससे उठकर एक नया वर्ग ऊपर आया था। उसके साथ ही 1815 का टाइम आ चुका था जिसमें कि एक नया रूढ़िवाद वो लोग होते हैं जो अपनी पुरानी विचारधाराओं को बदलना नहीं चाहते। नेपोलियन की हार के बाद नेपोलियन जब फ्रांस पर रका राजा बना और उसके बाद उसको हराने के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं। उन्हें वापस मौका मिल गया था। जो भी अमीर लोग थे, ये जो रूढ़िवाद लोग हैं, ये बेसिकली वो लोग हैं जो अमीर लोग थे, जो चाहते थे कि हाँ, ये जो शासन है वो चलता रहे, राजा और प्रजा का जो सिस्टम है वो चलता रहे। रूढ़िवाद मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति, परिवार को बनाए रखना चाहिए। तो जितनी भी पुरानी चीज़ें थी ना, जितनी भी पुराने सोच थी, उनके हिसाब से ये बना रहना चाहिए। आपकी किताब में इधर साइड में दिया भी है कि ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों, रिवाजों पर जोर देता है, तेज बदलावों के बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, उसे हम रूढ़िवाद कहते हैं। तो ये ही वो रूढ़िवादी लोग थे जो चाहते थे कि भाई समाज जैसे चलता था ना पुराने टाइम पे, जैसे नेपोलियन के आने के पहले था, वैसा ही चले, एकदम से कोई परिवर्तन ना हो। हाँ, धीरे धीरे थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग पहले के दौर में वापस नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कैसे जो फ्रांस की जनता थी उसने कैसे क्रांति कर दी थी, इसलिए वो वापस नहीं जाना चाहते थे। वो नेपोलियन के द्वारा शुरू किए हुए परिवर्तनों से जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। अब जब नेपोलियन ने कुछ चीज़ें उनके सामने करी थी, जैसे उन्होंने प्रॉपर्टी लॉ लाया था कि हर किसी की संपत्ति होनी चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, हर कोई कानून की नज़र में बराबर होना चाहिए। तो ये बातें अब रूढ़िवादी लोगों को भी समझ में आने लगी थी कि ज़रूरी नहीं है कि हम अगर पुराने रूढ़िवादिता के से ही चलें तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं या हम बने रह सकते हैं। हम आधुनिकीकरण के साथ भी और राजतंत्र, पारंपरिक संस्थाओं को लेके भी आगे बढ़ सकते हैं। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता है। और उन्होंने ये भी समझा कि जब जो अमीर लोग हैं, कुलीन लोग हैं और जो श्रमिक वर्ग है, जब वो साथ में हो जाएगा तो जो राज्य है उसकी ताकत बढ़ जाएगी। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। अब जो रूढ़िवाद लोग थे ना, उनको भी ये बात समझ में आ गई कि अगर हमारे पास एक आधुनिक सेना होगी, कुशल नौकरशाही होगी, गतिशील अर्थव्यवस्था होगी, मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जो लगातार बढ़ती जा रही है, चलती जा रही है, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति कर देंगे, तो हम निरंकुश राजतंत्र की शक्ति को प्रदान कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन लोगों ने मिलकर ब्रिटेन को हराया था। तो ये है आंसर कि 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया जो 4 शक्तियां हैं, इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। ये प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। अब जैसे मान लीजिए कि 4 राजाओं ने मिलकर, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, ये 4 राजाओं ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। अब नेपोलियन के पास जितनी संपत्ति है उसको ये किस तरह बांटेंगे, कौन कौन सी संपत्ति लेगा, किसके पास कौन सा अधिकार आएगा, इन सारी चीज़ों के लिए वो एक वियना नामक स्थान पर मिले और यहाँ पर एक सम्मेलन किया जिसमें इन 4 जो ये देश थे इनसे संबंधित लोग वहाँ पर आए। मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने करी थी और इसकी जो मेज़बानी थी, जो लोगों को वेलकम किया, वो किसने किया था? वो किया था मैटरनिक ड्यूक ने। ये नाम है ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक ड्यूक,
ये आपको याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। 1815 ये 4 देश जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, ये कहाँ मिले थे? वियना में मिले थे। और इनकी मेज़बानी किसने करी थी? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने करी थी। तो ये सारे ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की थी। उद्देश्य थे कि सारे बदलावों को खत्म करना, मतलब नेपोलियन ने जितनी चीज़ें नए बदलाव लाए थे उन सबको खत्म करना ही वियना में जो सम्मेलन रखा गया था उसका एकमात्र उद्देश्य था। नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे, मतलब जो नेपोलियन युद्ध करता था फिर अपनी अपनी नीति बनाता था, तो उनको खत्म करना ही इनका एकमात्र उद्देश्य था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए पूर्व वंशों के सत्ता में बहाल किया गया। फ्रांस ने इन इलाकों को खो दिया था जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस का विस्तार ना किया जाए। मतलब जो बर्बन वंश था ना, जैसे लुई 16 जो था, उनकी सत्ता से बहाल कर दिया गया और फ्रांस में उन इलाकों को खो दिया था, उन्हें फिर से वापस लाने की तैयारी की गई। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य बना दिए गए। समझने की कोशिश करिए, जैसे कि ये फ्रांस है और इसकी सीमाओं पे अलग अलग राज्य हैं, उनको जो राज्य थे उनको कायम कर दिया गया जिससे भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार ना कर पाए। जैसे मान लीजिए नेपोलियन आया था तो उसने अपना जो एरिया था वो बढ़ा लिया था, तो दोबारा ये चीज़ ना हो पाए, दोबारा फ्रांस का विस्तार ना हो पाए, इसलिए वियना सम्मेलन में ये बात रखी गई कि फ्रांस के बाहरी राज्यों को स्थापित कर दिया जाए, वहाँ एक नए राज्य बना दिए जाएं। नीदरलैंड और का राज्य स्थापित किया गया। अब बात करी जा रही है कि कहाँ पर कौन सा, तो उत्तर में, ये जो नॉर्थ का साइड था उत्तर में, वहाँ नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल किया गया और दक्षिण में पिडमोंट में जेनोवा को जोड़ दिया गया। ये ऐसे बताया कि नॉर्थ में जो थे, जो ऊपरी हिस्सा था फ्रांस का, वहाँ पर नीदरलैंड को लाया गया और जो दक्षिणी हिस्सा था वहाँ पर पिडमोंट को लाया गया जिसमें जेनोवा जोड़ दिया गया। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण इलाके दिए गए जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मतलब इटली यहाँ पे है तो उत्तरी इटली जो है वो ऑस्ट्रिया को सौंप दिया गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था। आप सबको याद है कि उन्होंने 39 राज्यों में जो जर्मन यूनिफिकेशन किया था ना, महासंघ स्थापित किया था, उसको बरकरार रखा गया। अब ऐसा क्यों किया गया, इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे कि पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। ये वो हिस्से हैं जिसमें जो वियना जो संधि हुई थी उसमें जो इन लोगों ने बंदर बांट किया था, जो एक दूसरे को बांटा था कि भाई तुम ये ले जाओ फ्रांस का हिस्सा, तुम ये ले जाओ, तुम ये ले जाओ, जो नेपोलियन ने जीता था। इन सब का मुख्य उद्देश्य राजतंत्रों का बहाली था और नेपोलियन ने बर्खास्त किया था। नेपोलियन ने बोला था राजतंत्र नहीं चलेगा, लेकिन फिर से रूढ़िवादी लोग आ गए तो उन्होंने फिर से राजतंत्र को स्टार्ट कर दिया। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना भी लक्ष्य था। मतलब एक ये भी था कि अब नया रूढ़िवाद चलेगा, वो जो पुराना चलता था ना लुई 16 के टाइम पे, अब वो नहीं चलेगा, कुछ नए नियमों के साथ हम लोग यहाँ यूरोप में आएंगे। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थीं। 1815 के टाइम पे जो चली वो निरंकुश थी, आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। मतलब राजा अपने आगे किसी की बात नहीं सुनता था, लेकिन उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों में वैध सवाल उठाती थी। जो राजा थे वो अलग दूसरे जो सवाल कोई उठाता था उन सवालों को दबा देती थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए थे जिनका उद्देश्य था कि अखबार, किताब, नाटक, गीत, इन सब में उनका नियंत्रण बना रहे, जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। जिसमें ये साफ समझ में आता था कि जो फ्रांस में हुआ था कि सेंसरशिप लागू करी गई थी कि लोग अखबारों और किताबों में लिखने से पहले, नाटकों में या गीतों में लिखने से पहले अपने राजा से एक परमिशन लेंगे, वो बात यहाँ पे बताई गई थी। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी।
नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुद्दा प्रेस की आज़ादी भी था। मतलब जो फ्रांस में हुआ था, लोग अभी भी उस चीज़ को भूले नहीं थे। वो आज भी उसी से संबंधित प्रेस की आज़ादी का मुद्दा उठाया करते थे। तो ये बात हुई। ये देखिए, ये पिक्चर में भी बहुत अच्छा समझाया गया है कि ये चित्र बनाया है 1820 के आसपास बनाया गया था। इसमें बाईं तरफ की पट्टी पर लिखा है कि आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कब तक सोचने दिया जाएगा। बाईं तरफ की पट्टी पे लिखा है कि कब तक हमें सोचने का मौका दिया जाएगा, और दाईं तरफ बोर्ड पर क्लब के नियमों की सूची लिखी गई है। यहाँ पे दाईं तरफ ये सूची लिखी गई है, जैसे कहीं नोटिस बोर्ड पे नोटिस लिखा होता है वैसा। और नोटिस में क्या शामिल है? पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी। अगर आप पढ़े लिखे समाज को बिलोंग करते हैं तो आपको खामोश रहना चाहिए। और ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए तो सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद करने की मोहरें मजल्स बांटे जाएंगे। मतलब फिर भी कोई नहीं मान रहा है, वो बोलने के लिए तैयार है कि नहीं नहीं मैं तो बोलूँगा, तो उनको ये मेजल्स मोहरें मुंह पे लगा दी जाएंगी जिससे वो बंद हो जाए। तो ये संबंध था रूढ़िवादी का 1815 के आसपास। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। 1815 नेपोलियन की हार, जिसमें 4 देश मिले थे, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया। वियना सम्मेलन हुआ था जिसके जो मेज़बान थे वो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक थे। तो ये यहीं पे फिनिश करते हैं हम लोग और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको पढ़ते रहें। थैंक यू।